मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत अर्थात मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के साधन की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास को जानने के हमारे पास जो स्रोत हैं उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत अर्थात जो साहित्य के रूप में हमारे पास ग्रंथ मिलते हैं, उनके आधार पर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास लिख सकते हैं। यह जो मध्यकालीन भारतीय साहित्य है वह अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे राजस्थानी, मारवाड़ी या कहें हम बागड़ी की बात करें या हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की बात करें, इनमें भी बहुत सारे साहित्य हैं जो हमें मिलते हैं। यानी भाषाई आधार पर भी हमें अनेक भाषाओं में लिखे गए इनके साहित्य मिलते हैं। इसके बाद हम चाहें तो साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में और भी बांट सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं सल्तनत कालीन साहित्य और दूसरे को मुग़ल अफ़गान कालीन साहित्य। सल्तनत कालीन साहित्य का मतलब है जो सल्तनत काल में लिखे गए अथवा जो सल्तनत काल के लिए लिखे गए, यानी सल्तनत काल की घटनाओं का जिनमें विवरण दिया गया है, उन सबको हम सल्तनत कालीन साहित्य कहेंगे। अब हम सल्तनत कालीन साहित्य की कुछ चर्चा करते हैं। कुछ साहित्य हमारे लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चचनामा। यह अरबों की सिंध विजय का इतिहास है और मुख्य रूप से यह अरबी में लिखा गया था, जिसका फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली कूफी ने किया था। और इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पहले से लेकर के और बाद तक के सिंध का संक्षेप में इतिहास दिया गया है। इस ग्रंथ को सिंध के इतिहास के कारण तारीख़ हिंद या तारीख़ सिंध भी कहा जाता है। दूसरी पुस्तक का नाम बताएं, वो है तारीख़ सिंध। तारीख़ मासूमी के नाम से भी इसे जानते हैं क्योंकि इसको लिखने वाले मीर मुहम्मद मासूम हैं। मीर मुहम्मद मासूम ने इस ग्रंथ की रचना की। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर अकबर के शासनकाल तक का सिंध का इतिहास दिया गया है। यह ग्रंथ 1600 ईस्वी के आसपास लिखा गया। अब हम समझ सकते हैं कि इसने सुनी सुनाई बातों को ज़्यादा ध्यान दिया होगा। तीसरी पुस्तक की बात करते हैं, वह है तारीख़ यामिनी। तारीख़ यामिनी का लेखक अबू नस्र मुहम्मद इब्न मुहम्मद अल-उतवी। अबू नस्र मुहम्मद इब्न मुहम्मद अल-उतवी है। अल-उतवी, इसे हम बाद में जिसे केवल उतवी के नाम से ज़्यादातर हम याद रखते हैं। यह सुल्तान महमूद का सचिव रह चुका था और इसमें जो इसने ग्रंथ लिखा या तारीख़ यामिनी में सुबुक्तगीन के पूरे शासनकाल का और महमूद गजनी के कुछ समय तक का वृत्तांत लिखा गया है। लेकिन यह ग्रंथ अलंकारिक भाषा में लिखा गया है, टेढ़ी मेढ़ी शब्दावलियों में लिखा गया है, इसलिए इसे ऐतिहासिक कम साहित्यिक कृति ज़्यादा माना जाता है। इसमें तिथियां भी नहीं दी गई हैं, जिससे भी यह प्रमाणिक जानकारी नहीं दे पाता है इतिहास के बारे में। अगली पुस्तक की चर्चा करें जो है तारीख़ मसूदी। इसका लेखक अबुल फज़ल मुहम्मद बिन हुसैन अल बाहरी है। इसे हम फिर से कहें कि अबुल फज़ल मुहम्मद बिन हुसैन अल बहरी, सामान्य तौर पर अल बहरी के रूप से हम जानते हैं। अल बहरी, तारीख़ मसूदी इसकी रचना। इसमें महमूद गजनवी तथा मसूद का इतिहास है और इस ग्रंथ में तत्कालीन दरबारी जीवन तथा अधिकारियों के कुचक्रों पर प्रकाश डाला गया है। अगली पुस्तक की हम चर्चा करते हैं, वो पुस्तक है
तारीख़ उल हिंद, इसको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते लिखते चले आए हैं, हम खूब अच्छे से समझ सकते हैं इसको। यह एक अपने समय का प्रतिभाशाली विद्वान था, बहुत अच्छा विद्वान था। इसका तारीख़ उल हिंद का लेखक अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बेरूनी अरबी भी जानता था, फ़ारसी भी जानता था और बाद में इसने संस्कृत का भी अध्ययन किया था। यह गणित, हेतु विद्या, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, योग, इन सब का अच्छा जानकार था। इसने भारत में रहते हुए हिंदू धर्म, दर्शन, संस्कृत, इन सब का अध्ययन कर लिया था। अरबी में इसने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी किया था। तो हम समझ सकते हैं कि यह संस्कृत का अच्छा ज्ञान हो जाने के कारण भारतीय संस्कृति को भी इसने समझने की कोशिश की थी। तारीख़ उल हिंद मुख्य रूप से अरबी में लिखा गया था, बाद में इसका फ़ारसी अनुवाद हुआ। ग्रंथ में महमूद गजनी के समय की भारत की स्थिति का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। अल-बेरूनी की मृत्यु 1039 ईस्वी में हुई थी। अगली पुस्तक है ताज उल मासिर। इसका लेखक सदरुद्दीन हसन निजामी है, जिसे हम हसन निजामी के नाम से सामान्य तौर पर जानते हैं। ताज उल मासिर हसन निजामी। इस पुस्तक में 1229 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। इसमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय की भारत की स्थिति, कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य और इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में अच्छा प्रकाश पड़ता है। यह ग्रंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी समय में मुस्लिम सत्ता स्थायी रूप से भारत में स्थापित हो जाती है। अगली पुस्तक है तबकाते नासिरी। इसका लेखक काजी मिनहाज उस सिराज है, जो विद्वान तो था ही। इसने सामान्य तौर पर 1358 ईस्वी तक का इतिहास दिया है। यह इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्यकाल के 15वें वर्ष तक के विवरण को विशेष रूप से देता है। इस विवरण में स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर बहुत सारे विवरण इसने दिए हैं, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली पुस्तक है हम जिसकी चर्चा करें वो है मुख्य रूप से खजाइन उल फुतूह या तारीख़ अलाई। इसका लेखक भारत के फारसी कवियों में सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाने वाला अमीर खुसरो। यह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के सुल्तानों का समकालीन रहा है। ये कई सारे सुल्तानों के बारे में अच्छे से जानता है। 1290 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक वह राजकवि का पद धारण किया, यानी हमेशा दरबार में ही रहा है। राजाओं के दरबार में रहा, सुल्तान के दरबार में रहा। दरबार की गतिविधियों का बहुत सूक्ष्मता से इसने विवरण दिया। अमीर खुसरो ने मिफ्ताह उल फुतूह, तुगलकनामा, नूह सिपिहर, गुरात उल कमाल, देवल रानी जैसी अनेक पुस्तकों की रचना की। खजाइन उल फुतूह, जिसे तारीख़ अलाई भी कहा जाता है, यह 1311 ईस्वी में यह इसने लिखा था और इसमें सुल्तान अलाउद्दीन की विजय के साथ साथ उसके काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक सारे विवरण देता है। यानी यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक के रूप में हमारे सामने आता है। इसने आर्थिक नियंत्रण, बाजार भाव का नियंत्रण कैसे किया, इन सब का भी विवरण दिया है। इस रूप में यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हमारे पास होता है। यह उन घटनाओं की तरफ ध्यान नहीं देता जो उसके संरक्षकों के विरुद्ध थी। यानी जब लिखते समय
जो भी शासक होता था, जिसके भी दरबार में इसने लिखा, वो अपने शासक या दरबार का ध्यान रखा कि हम अपने सुल्तान का कभी भी विद्रोह न करें, विरोध न करें, उनके अरुचि की चीज़ें न लिखें। यानी एक तरह से चाटुकारिता में लिखा। इसने साफ साफ विवरण नहीं दिया कि यह एक हत्यारा है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसने अपने चाचा की हत्या की थी, हम सब जानते हैं, जलालुद्दीन की हत्या। लेकिन कहीं भी यह विवरण नहीं देता कि इसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन की कभी हत्या की, क्योंकि यह चाहता है कि वो हत्यारे का कलंक उसके ऊपर न लगने पाए। यह इससे बचने का एक और तरीका देखता है कि इसने बहुत ही अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया, और उस अलंकारिक भाषा में यह समझना ही मुश्किल हो जाता है कि वास्तविकता क्या थी। तो जो बहुत सारे रहस्य हैं, उनको रहस्यमय ढंग से ही रहने देता है। यह सूफियाना लहजे में काम करता है, यह सूफी संतों में भी आता है, सूफियाना ढंग से बातें करता है, और उसमें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती कि ये ईश्वर के लिए लिख रहा है, परमसत्ता के लिए लिख रहा है, या सुल्तान के लिए लिख रहा है। और दूसरी बात है, इसके जो ग्रंथ हैं उसमें कहीं भी डेटिंग नहीं है, तिथि क्रम नहीं है, जिससे समझना बहुत कठिन हो जाता है कि कौन सी घटना कब घटित हुई। और जो हम कहें कि यह इतिहास के लिए मेरुदंड माना जाता है, कि हमारे पास तिथिक्रम अगर नहीं है, बिना मेरुदंड का इतिहास हो जाता है, यानी हम इतिहास को खड़ा करने में बहुत दिक्कत होती है, और वही चीज़ यहाँ पर खटकती है। तो वास्तव में इसने ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं लिखा, ऐतिहासिक कम लिख करके इसने साहित्यिक ग्रंथ के रूप में ज़्यादा लिखा है। और इसीलिए यह महत्वपूर्ण विद्वान होते हुए भी ऐतिहासिक रूप से हम इसे नहीं कह सकते कि यह बहुत आगे बहुत अच्छी बात कहने वाला हो। तो हम आगे की बातें करें। अगली पुस्तक आती है जियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फिरोज़ शाही। इस ग्रंथ का लेखक जियाउद्दीन बरनी। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यह गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक फिरोज़ शाह का समकालीन था, और इस ग्रंथ में बलबन के राज्यारोहण से लेकर के फिरोज़ तुगलक के छठे वर्ष तक के शासन का ही ग्रंथ में विवरण देता है। इसके बाद का इसमें विवरण नहीं है, प्रामाणिक नहीं हो पाता। यहाँ ये ध्यान रखने का है, तारीख़ फिरोज़ शाही नाम की एक और पुस्तक है। उस पुस्तक का लेखक है शम्से सिराज अफ़ीफ़। अफ़ीफ़ सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक का दरबारी इतिहासकार था, इसलिए इसने अपने दरबारी के ढंग से ही सारा इतिहास लिखा, और जो लिखने का ढंग था उसने अपने पिता से लिया था, और उस समय के अन्य अधिकारियों से जो जानकारी मिली थी उसी को लेकर के इसने उस समय के राजनीतिक घटनाओं का, प्रशासनिक सुधारों का और सुल्तान के अच्छे कार्यों का इसने विवरण दिया है। यद्यपि इसका वर्णन निष्पक्ष नहीं है, फिर भी फिरोज़ तुगलक के शासनकाल की जानकारी के लिए एक अच्छा ग्रंथ माना जाता है। अगली पुस्तक हम कहें फतूहाते फिरोज़ शाही। फतूहाते फिरोज़ शाही, यहाँ ध्यान रखने का है कि यह स्वयं फिरोज़ तुगलक लिखता है, उसकी अपनी आत्मकथा है। इसमें फिरोज़ तुगलक ने अपने कार्यों, अपने विचारों और आदेशों के संबंध में लिखा है। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह एक इसके अध्यादेशों का एक संग्रह मात्र है, और कुछ लोग इसे कहते हैं कि नहीं, इसका लिखा हुआ है। यहाँ एक सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि फिरोज़ तुगलक के समय हमारे पास इस तरह से अच्छी जानकारी मिल जाती है, ग्रंथ की अच्छी जानकारी मिलती है। इसी के समय में एक और ग्रंथ लिखा गया था, सीरत ए फिरोज़ शाही। इस ग्रंथ का लेखक कौन है ये पता नहीं है, लेकिन इसमें भी फिरोज़ तुगलक के गुणों का वर्णन किया गया है, और धार्मिक नीतियाँ, मूर्ति पूजा को नाश करने के प्रयास की प्रशंसा की गई है। उसके नहरों के निर्माण की बात की गई है, और ये माना जाता है कि 1370 के आसपास
सीरत ए फिरोज शाही लिखी गई। संभव है कि सुल्तान के आदेश से इसकी रचना की गई हो, इसलिए इसमें कहीं भी उस लेखक ने अपना नाम न दे करके और केवल सुल्तान का ही नाम दिया है। तो यहाँ फिरोज शाही पर आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पास 3 फिरोज शाही हो गए। नंबर 1 जियाउद्दीन बरनी का तारीख़ फिरोज शाही, दूसरा शम्से सिराज अफ़ीफ़ का तारीख़ फिरोज शाही, और तीसरा फतूहाते फिरोज शाही जो खुद सुल्तान ने लिखा, और चौथा सीरत ए फिरोज शाही जो शायद सुल्तान के कहने पर लिखा गया। इस तरह से फिरोज शाह इसके बारे में इतना सारा विवरण हमें उपलब्ध हो जाता है कि हम फिरोज शाह का अच्छे से इतिहास लिख सकते हैं। शेष अगले क्रम में अपन से फिर बात करेंगे, चर्चाएं होंगी। धन्यवाद।